बहुत समय पहले की बात है। उन दिनों भारतवर्ष के एक विशाल राज्य पर सम्राट शत्रुजीत का राज्य था। वे केवल एक सम्राट नहीं थे, बल्कि एक ऐसे न्यायप्रिय और करुणामय राजा जो अपनी प्रजा को अपनी संतान समान मानते थे। उनके राज्य की विशेषता यह थी कि वहां न कोई भूखा सोता था, न कोई अन्याय का शिकार होता और न ही कोई अनाथ असहाय रह जाता। जब सारा नगर गहरी नींद में डूबा होता, तभी सम्राट शत्रुजीत अपने वैभवपूर्ण वस्त्र त्याग कर एक साधारण वेश में, मुख पर मिट्टी और धूल मलकर, चुपचाप महल के पिछले द्वार से नगर की ओर निकल पड़ते। उन्हें देखकर कोई उन्हें भिक्षुक समझता तो कोई थका हारा किसान। वे नगर की गलियों, बाजारों और झुग्गियों में घूमते, लोगों की बातें सुनते, उनकी पीड़ा को नीरवता से आत्मसात करते। जहां कहीं किसी पर अत्याचार होता या कोई भूख प्यास से तड़पता दिखाई देता, सम्राट का हृदय विचलित हो उठता। और फिर अगली भोर जब वह राजसी पोशाक में अपने सिंहासन पर बैठते तो रात में देखे गए अन्यायों का निवारण करते। जनता बस यही जानती थी कि उनका राजा अत्यंत दयालु है, परंतु कुछ विश्वसनीय मंत्रीगण ही इस गूढ़ रहस्य से अवगत थे कि सम्राट रातों में स्वयं नगर की दशा देखने निकलते हैं। यह केवल शासन करने का ढंग नहीं था, यह जनमानस के हृदय पर राज्य करने की कला थी। एक ऐसी ही शीतल रात्रि थी, मंद समीर चल रही थी, घरों के दीप बुझ चुके थे और सम्राट अपने गुप्त वेश में नगर की गलियों में विचर रहे थे। हर मोड़, हर छाया पर उनकी दृष्टि थी, कहीं कोई दुखी तो नहीं, कोई पीड़ित तो नहीं। इसी भ्रमण के मध्य जब वे एक संकरी और अंधेरी गली से गुजर रहे थे, तभी उन्हें धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी। वे ठिठक गए, सावधानी पूर्वक उन ध्वनियों की दिशा में बढ़े और देखा कि गली के एक कोने में 4 व्यक्ति बड़े रहस्यमय ढंग से आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं। वे छाया में छिपकर बातें सुनने लगे। वह चारों कोई और नहीं, नगर के कुख्यात चोर थे, रंगा, चमन, रतन और फकीरा। वे अगली चोरी की योजना बना रहे थे। चमन, जो सबसे चतुर था, फुसफुसाया, इस बार हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, पिछली बार की चूक नहीं दोहरानी चाहिए। रतन बोला, इस बार शहर के सबसे धनी व्यापारी का माल हमारा होगा, वक्त की चाल पहचाननी होगी। फकीरा ने चारों ओर नजर दौड़ाई और सशंकित स्वर में कहा, धीरे बोलो, सुना है सम्राट ने अपने गुप्तचर छोड़ रखे हैं। कहते हैं वह स्वयं भी भेष बदलकर गलियों में घूमते हैं। तभी एक अन्य चोर व्यंग्य में हंसते हुए बोला, हाँ राजा, वह तो महलों में आराम करता होगा, हमसे मुकाबला करेगा। सम्राट चुपचाप सब सुन रहे थे। अब उन्हें निश्चय हो गया था कि नगर में फैली कई चोरियों के पीछे यही गिरोह है, किंतु प्रश्न यह था कि उन्हें रंगे हाथ कैसे पकड़ा जाए। रात्रि गहराती जा रही थी, गली वीरान थी, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की ध्वनि आ रही थी। सम्राट ने अब देर करना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपनी मुद्रा बदली, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाई और एक आवारा यात्री की भांति उन चोरों के पास पहुंचे। खांसते हुए बोले, अरे भाइयों, ये रात के सन्नाटे में किस शिकार की तैयारी हो रही है? अचानक अंधेरे में किसी अनजान की आवाज सुनकर चोर चौंक उठे, किंतु जब उन्होंने देखा कि वह एक थका हारा, मैले कपड़ों वाला सामान्य व्यक्ति है, तो उनका संदेह कुछ कम हुआ। रतन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तू कौन है बे, और क्या लेना देना है तुझसे? सम्राट हंसते हुए बोले, भाइयों, मैं भी तो तुम्हारी ही बिरादरी का हूं। कौन कहता है कि केवल तुम ही उस्ताद हो इस नगर में? मैंने भी बहुत बड़े हाथ मारे हैं, बस किस्मत जरा रूठी हुई है, नहीं तो इस वक्त किसी राजमहल में आराम कर रहा होता। फकीरा ने संदेह भरे स्वर में पूछा, अगर तू वाकई उस्ताद है तो कोई बड़ा कारनामा सुना। राजा ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, कारनामे बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। कभी शाही खजाने पर भी हाथ साफ करने की सोची थी, पर दुर्भाग्य से पकड़ा गया। चमन ठहाका मारते हुए बोला, वाह, शाही खजाना, तू तो बड़ी ऊंची उड़ान भरता है। दूसरे चोर ने हंसते हुए कहा, इतना ही बड़ा उस्ताद है तो कोई सबूत दिखा। सम्राट मुस्कुराए और बोले, भाइयों, सबूत तो काम के बाद दिया जाता है। अगर आज की रात मुझे अपने साथ ले चलो तो मैं अपनी काबिलियत दिखा दूंगा। चारों एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर फकीरा ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोला, ठीक है, आज की रात तेरी परीक्षा होगी। अगर काबिल निकला तो हमारे साथ रहेगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर समझो सौदा पक्का है। अब तक सम्राट ने बेजोड़ चतुराई से अपनी पहचान छिपाए रखी थी। उन्होंने हल्के अंदाज में पूछा, तो भाइयों, जब मैं अब तुम्हारा साथी बनने वाला हूं तो जानना चाहूंगा, आखिर वो कौन सी खासियतें हैं जो तुम्हें इतना निडर बनाती हैं? जब बड़ा हाथ मारना है तो सबको अपनी अपनी कला का ज्ञान होना चाहिए। चारों चोरों ने एक दूसरे की ओर देखा। सबसे पहले फकीरा आगे आया और बोला, मेरे भीतर एक दुर्लभ गुण है। मैं किसी भी स्थान पर खड़ा होकर केवल अपनी सूंघने की शक्ति से जान लेता हूं कि सोना, चांदी, हीरे, मोती या कोई अन्य बहुमूल्य खजाना कहां छिपा है। मेरे लिए खजाने की महक दूर से ही प्रकट हो जाती है। जब भी कोई बड़ा हाथ मारना होता है
मेरी नाक सबसे पहले काम आती है। सम्राट ने उसकी ओर गौर से देखा और प्रशंसा से कहा, वाह, यह तो बड़ा ही विलक्षण गुण है। तुम्हारी यह कला तो चुपचाप राज्य के गुप्त भंडारों तक भी पहुंचा सकती है। अब चमन आगे आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक छाया थी। वह बोला, मैं पशु पक्षियों की भाषा समझता हूं। कुत्ते, बिल्ली, घोड़े जो कुछ भी कहें, उनके शब्द मेरे लिए स्पष्ट होते हैं। यदि किसी गली में कोई कुत्ता भौंक रहा हो या कोई घोड़ा अचानक व्याकुल हो जाए तो मैं जान जाता हूं कि वहां कुछ अनहोनी घटने वाली है। सम्राट यह सुनकर कुछ क्षणों के लिए चुप रहा, फिर बोला, तुम तो प्रकृति की आवाजों को ही पढ़ लेते हो। यह गुण तुम्हें शत्रु के आने से पहले ही सचेत कर सकता है। अब तीसरे चोर रंगा की बारी थी। उसने अपनी जेब से एक पतली सी तार निकाली और गर्व से बोला, मैं ताले तोड़ने में निपुण हूं। लोहे, पीतल या शाही कक्षों के सबसे कठिन ताले भी मेरी इस नन्ही तार के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ताला चाहे जितना भी कठिन हो, मेरे हाथ में आते ही झुक जाता है। सम्राट मुस्कुराया और चुटकी लेते हुए बोला, तो फिर तुम्हारे हाथों में तो कोई जादू है रंगा, ताले नहीं, मानो किस्मत की गिरहें खुलती हैं। अब सबसे अंतिम में रतन सामने आया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने कहा, मेरा गुण सबसे निराला और सबसे खतरनाक है। यदि मैं किसी को एक बार अंधेरे में देख लूं तो फिर वह लाख छिप जाए, मैं उसे पहचान ही लूंगा। चाहे वह भीड़ में हो, नकाब में हो या दुश्मनों के झुंड में, मेरी नजर उसे पहचान लेती है। सम्राट विस्मय से बोला, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अंधकार तुम्हारी दृष्टि को धोखा नहीं दे सकता। तुम तो सच्चे मायनों में अंधेरे के भी प्रहरी हो। अब सम्राट भली भांति समझ चुका था कि ये चारों न केवल शातिर थे बल्कि अपने अपने हुनर में दक्ष भी थे। किंतु उसके भीतर तो अब एक नई योजना ने जन्म ले लिया था। वह मुस्कुराया और बोला, भाइयों, अब जब हमारी टोली इतनी योग्य हो चली है तो बताओ, आज की रात कौन सा शिकार तय है। चारों चोर राजा की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने अपने अपने कौशल तो खोल कर रख दिए थे, परंतु अब उनकी आंखों में एक संशय था। रतन ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई, हमने तो अपने गुण बता दिए, पर तुमने अब तक कोई बात नहीं की। बताओ, तुम्हारे भीतर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें हमारे लिए उपयोगी बनाती है। सम्राट ने तनिक गंभीर होकर उत्तर दिया, मेरे भीतर एक अनोखा गुण है। यदि हम कभी संकट में पड़ें, पकड़े जाएं या फंस जाए, तो केवल मेरी आंखों के एक इशारे से सज्जा भी टल सकती है और जान भी बच सकती है। चारों चोर यह सुनकर चौंक गए। फकीरा बोला, क्या मात्र दृष्टि के इशारे से सजा माफ हो सकती है? यह तो कोई चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। एक अन्य बोला, यदि यह सच है तो हमारे गिरोह में सबसे अनमोल गुण तुम्हारे पास ही है। तुम्हारे रहते हमें किसी चीज की चिंता ना होगी। राजा ने मन ही मन अपनी योजना को सुदृढ़ करते हुए कहा, छोटी मोटी चोरी से क्या लाभ? यदि जीवन भर चैन से जीना है तो एक ही बार इतना बड़ा हाथ मारो कि दोबारा जरूरत ही ना पड़े। और वह जगह है राजमहल का खजाना। ये सुनते ही चारों चोरों की आंखें लालच से चमक उठीं। फकीरा बोला, वाह, यह हुई ना बात। अगर इस बार हम सफल हो गए तो फिर जीवन भर ऐश करेंगे। राजा ने भीतर ही भीतर संतोष की सांस ली। उसकी योजना अब चोरों को पूरी तरह फांस चुकी थी। फिर वे सभी नगर की गलियों से होते हुए महल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे महल के समीप पहुंचे, एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। सभी चोर एकाएक सतर्क हो गए। फकीरा ने चमन की ओर देखा और कहा, भाई, जरा सुनो तो, ये कुत्ता क्या कह रहा है? क्या कोई खतरा है? चमन ने ध्यान से कुत्ते की आवाज को सुना और फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोला, यह कुत्ता यह कह रहा है कि हमारे साथ इस समय नगर का सम्राट चल रहा है। क्षण भर को एक सन्नाटा छा गया। सभी चोर चौंक कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी रंगा जोर से हंस पड़ा। अरे, यह तू क्या बक रहा है? राजा भला इस अंधेरी गली में क्या कर रहा होगा? वह तो इस समय अपने शाही पलंग पर चैन की नींद सो रहा होगा। बाकी चोर भी हंस पड़े। लगता है इस बार तेरी कुत्ता भाषा कुछ बिगड़ गई है। चमन बोला, मैंने वही कहा जो वह कह रहा था। शायद उसका मतलब किसी और से रहा हो। तब सम्राट ने बात संभालते हुए कहा, भाइयों, मेरा तो मानना है कि यह कुत्ता भूखा है। भूख में आदमी क्या, जानवर भी अनाप शनाप बकने लगता है। चलो, इन बेमतलब की बातों को छोड़ो और असली काम पर ध्यान दो। सभी ने हामी भरी और आगे बढ़ चले। राजा के होंठों पर एक गूढ़ मुस्कान थी। योजना अब अपने निर्णायक मोड़ पर थी। चांदनी रात की चुप्पी में वे चारों चोर सम्राट के साथ महल के भीतर प्रवेश कर चुके थे। परंतु न किसी की आंखों में भय था, न ही कोई कंपन, केवल लालच की धधकती हुई ज्वाला। उनकी दृष्टियों में बेशुमार दौलत की चमक साफ झलक रही थी। महल की चौड़ी दीवारों और गूंजते गलियारों के बीच जैसे ही वे कुछ दूर पहुंचे, फकीरा एकाएक रुक गया। वह नीचे झुका, महल की भूमि की मिट्टी को सूंघा और मुस्कुराते हुए बोला, खजाना अब अधिक दूर नहीं है।
इसकी खुशबू मेरे भीतर दौड़ रही है, इसी दिशा में चलो, मेरे पीछे। बिना कोई प्रश्न किए तीनों चोर उसकी पीठ पीछे चल दिए। खामोश गलियारों, झुकी हुई दीवारों और एक गुप्त मार्ग से होते हुए वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां राज्य का खजाना छिपा था। उनके सामने था एक विशाल और मजबूत द्वार, जिसके बीचों बीच एक भारी ताला जड़ था। अब रंगा आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। वह अपनी जेब से पतली सी तार निकालता है और उसे ताले में डाल देता है। उसकी उंगलियां मानो नृत्य कर रही हों और पलक झपकते ही वह ताला छटाक की आवाज के साथ खुल जाता है। रंगा मुस्कुराया और बोला, कहा था ना, मेरे इस हुनर के आगे कोई ताला नहीं टिकता। फिर धीरे से दरवाजा खोला गया। अंदर का दृश्य देखते ही चारों की आंखें चौंधिया गईं। वह कक्ष मानो स्वर्णलोक बन चुका था। चारों ओर सोने की अशर्फियां, हीरे मोती, जवाहरात, बेशुमार संपदा बिखरी हुई थी। एक चोर विस्मित होकर बोला, भाइयों, अब यह सब कुछ हमारा हो चुका है। अब जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब तो केवल ऐशो आराम से जीना है। और तभी सभी चोर दौलत समेटने में लग गए। किसी ने झोले में अशर्फियां भरी, कोई हीरों को संभालने लगा। वे सभी सोच रहे थे कि अब उनका भविष्य सुरक्षित हो चुका है। अब उन्हें जीवन में कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सम्राट भी उनके साथ झुककर यही सब कर रहा था, परंतु उसके भीतर मुस्कान किसी और ही उद्देश्य की थी। वह देख रहा था कि कैसे हर कोई अपने स्वार्थ में डूबा है, पर उसकी दृष्टि कुछ और तलाश रही थी। थोड़ी देर बाद जब सबने अपनी अपनी झोली भर ली तो चारों चोरों ने एक थैली सम्राट की ओर बढ़ाई। लो भाई, फकीरा बोला, ये तुम्हारा हिस्सा है। तुम भी हमारे साथ आए हो, तुम्हें भी बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। सम्राट ने थैली की ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं दोस्तों, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं तो यूं ही तुम्हारे साथ आ गया था। मेरी किस्मत में शायद यह दौलत नहीं लिखी थी। रतन हैरानी से बोला, अरे भाई, इतनी दौलत को कौन ठुकराता है? राजा ने केवल इतना कहा, तुम ही रख लो, इसे भी अपने हिस्से में बांट लो। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर कंधे उचकाते हुए बोले, हमें क्या, इसका भी हिस्सा हमें ही मिल जाएगा। अब वे अपने अपने हिस्से गिनने में लग गए। सम्राट ने इसी अवसर का लाभ उठाया। वह एक एक कर चोरों के पास गया और सहज ढंग से पूछा, अगर फिर कभी ऐसी योजना बनी तो तुम कहां मिलोगे? सबसे पहले फकीरा बोला, मैं तो बाजार के पास वाली सराय के बगल में ही रहता हूं। कोई बड़ा हाथ मारना हो तो वहीं आ जाना। इसी तरह सम्राट ने चमन, रंगा और रतन से भी उनके नाम और ठिकाने पूछ ली। चारों निश्चिंत थे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि जो उनके साथ खजाने में घुसा था वही इस भूमि का सम्राट है। खजाना लूटकर वे चारों अंधेरे में विलीन हो गए, अपने अपने ठिकानों की ओर चल पड़े। और सम्राट, वह धीरे धीरे उन्हीं नगर की गलियों से होता हुआ वापस अपने महल की ओर लौटने लगा। उसके मुख पर संतोष की गहरी छाया थी। उसकी योजना सटीक ढंग से चल रही थी। राजा मन ही मन सोच रहा था, ये लोग भले ही चोर हैं, लेकिन इनके भीतर ऐसे गुण हैं जो मेरी सेना में किसी भी वीर सिपाही से कम नहीं। फकीरा, जिसकी नाक खजाने को सूंघ लेती है, अगर वही मेरे खजाने की रखवाली करे तो कौन चुरा सकेगा? रंगा, जो किसी भी ताले को पल में खोल दे, क्या वह मेरे शत्रुओं के दुर्ग में घुसने वाला बेहतरीन जासूस नहीं बन सकता? चमन, जो पशुओं की भाषा समझता है, वह मेरे हाथियों और घोड़ों की सेवा में क्यों नहीं लगाया जाए? और रतन, जिसकी आंखें अंधेरे में भी सच्चाई पहचान लेती हैं, क्या वह मेरी महल की रक्षा में मुख्य प्रहरी नहीं हो सकता? उसके विचार दृढ़ हो चुके थे। यदि मैं इन्हें कारागार में डालता हूं तो इनके ये अनमोल गुण सड़ जाएंगे, लेकिन यदि मैं इन्हें सही दिशा में लगाऊं तो ये चोर नहीं, मेरे राज्य के रक्षक बन सकते हैं। यह निश्चय कर वह सम्राट तेज कदमों से महल की ओर लौट चला, अपने साथ एक नए युग की योजना लिए। सुबह का सूरज निकला तो समूचे नगर में हलचल मच चुकी थी। एक खबर ने सबका चयन छीन लिया था। राजमहल का खजाना लुट चुका है। यह समाचार आग की तरह फैला और पूरे दरबार में बेचैनी फैल गई। मंत्री, सलाहकार और सेनापति सभी दरबार में एकत्र हुए। कोई कह रहा था कि यह कार्य किसी बाहरी गिरोह का है, नगर के बाहर से आए होंगे और चोरी कर भाग गए होंगे। किसी ने शंका व्यक्त की कि महल के भीतर का ही कोई व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। एक से एक सुझाव दिए जा रहे थे, पर किसी के पास ठोस उत्तर नहीं था। वहीं सम्राट शत्रुजीत अपने सिंहासन पर बैठे शांति से यह सब सुनते रहे। अचानक उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और गूंजती हुई आवाज में बोले, मुझे भली भांति झात है कि यह चोरी किसने की है और वे इस समय कहां हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें सम्राट की ओर टिक गईं। एक मंत्री ने झुककर पूछा, महाराज, क्या वास्तव में आपको चोरों का पता है? सम्राट ने गंभीरता से कहा, हां, वे चार हैं।
फकीरा, चमन, रंगा और रतन। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। सम्राट ने सिपाहियों को आदेश दिया कि नगर के जिन स्थानों पर ये चारों रहते हैं वहां तुरंत जाकर उन्हें पकड़ लाया जाए। पते खुद सम्राट ने बताए। थोड़ी ही देर में चारों चोर रस्सियों से बंधे हुए दरबार में प्रस्तुत किए गए। अब वे भयभीत खड़े थे, यह सोचते हुए कि राजा को उनके नाम और ठिकानों की जानकारी कैसे मिल गई। सम्राट अभी भी उसी रहस्यमय मुस्कान के साथ सिंहासन पर आसीन थे। तभी रतन की दृष्टि सम्राट के चेहरे पर पड़ी। कुछ क्षण तक वह उन्हें देखता रहा, फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर कहा, यह तो वही है। उसके मन में पिछली रात की स्मृतियां कौंध गईं। वही चाल, वही आवाज, वही चेहरा। रतन ने बाकी साथियों की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हमारा 5वां साथी, यही सम्राट थे। वही हमारे साथ खजाने तक आए थे। तीनों ने पहले तो रतन की बात को हंसी में उड़ाया। रंगा बोला, तू तो पागल हो गया है। भला सम्राट खुद चोरी करेगा? अगर यह सम्राट होता तो हमारे साथ रात भर घूमता। रतन गंभीरता से बोला, मैं अंधेरे में एक बार जिसे देख लूं उसे फिर कभी नहीं भूलता, और मैं शपथ लेता हूं यह वही व्यक्ति है। अब सारा दरबार स्तब्ध था। सम्राट ने जबरदस्त ठहाका लगाया। उसकी हंसी पूरे महल में गूंज उठी। फिर उन्होंने सिपाहियों की ओर संकेत किया और रस्सियां खोल दी गईं। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह कैसा न्याय था? फिर सम्राट ने कहा, इन लोगों को पकड़ने का उद्देश्य इन्हें दंड देना नहीं था, बल्कि कुछ और था। उन्होंने दरबारियों को रात की पूरी घटना सुनाई, कैसे वे स्वयं चोरों के साथ गए, कैसे उनकी काबिलियत को पहचाना और कैसे उनके नाम पते मालूम किए। अब चारों चोर सम्राट के चरणों में गिर पड़े और आंखों से आंसू बहाते हुए बोले, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपको पहचानने में भूल की। एक और अवसर दें। हम अपने प्रायश्चित में पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करेंगे। सम्राट मुस्कुराए और बोले, तुम लोग चोर अवश्य हो, परंतु तुम्हारे भीतर अनमोल गुण हैं। यदि इन्हें सही दिशा में लगाया जाए तो तुम न केवल अपनी किस्मत बदल सकते हो, बल्कि समूचे राज्य के लिए वरदान बन सकते हो। और फिर सम्राट ने चारों को उनके गुणों के अनुसार राज्य सेवा में नियुक्त कर दिया। रतन, जो अंधेरे में किसी को भी पहचान सकता था, उसे राजमहल का प्रधान प्रहरी बना दिया गया। रंगा, जो बिना चाबी के कोई भी ताला खोल सकता था, को राजकोष का संरक्षक नियुक्त किया गया। चमन, जिसे पशु भाषा समझने का अद्भुत गुण था, उसे शाही अस्तबल का प्रमुख अधिकारी बनाया गया। फकीरा, जो सोने चांदी की गंध पहचान सकता था, को राज्य के खोजी दस्ते का प्रमुख नियुक्त किया गया। समय के साथ ये चारों पूर्व चोर सम्राट शत्रुजीत के सबसे वफादार और योग्य दरबारी बन गए। जो कभी चोरी के लिए बदनाम थे, आज वे अपनी काबिलियत से राज्य के स्तंभ बन चुके थे। तो मित्रों, यह सत्य ही कहा गया है, मनुष्य की पहचान उसके अतीत से नहीं, बल्कि उसके वर्तमान और भविष्य से होती है। यह मायने नहीं रखता कि कोई कहां से चला है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह किस दिशा में जा रहा है। हर व्यक्ति को जीवन में एक दूसरा अवसर अवश्य मिलता है, बस जरूरत है उस अवसर को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की। और जो व्यक्ति किसी के दोषों को नहीं, बल्कि गुणों को देखकर उसे सही मार्ग पर लगा दे, वही सच्चा नेता, सच्चा सम्राट होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ऐसी ही कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।